अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन और आज हम फिज़िक्स में जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 वेव्स एंड ऑसिलेशंस का, उसमें हमने सबसे पहले ऑसिलेशंस को डिस्कस किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में आज हम स्टार्ट करेंगे वेव्स को। तो वक्त ज़ाया किए बगैर वेव्स की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि इस लेक्चर में हम आज वेव्स क्या होती हैं इनको डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ये पता चलने वाला है कि वेव्स की टाइप्स कितनी हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस किस तरह के बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर सुनने के बाद ना आपका वेव्स की टाइप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा और आपकी टाइप्स के हवाले से जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगी। तो जल्दी से वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वेव्स की तरफ। अच्छा जी, वेव्स क्या होती है? सर हमने ये पढ़ा हुआ है कि डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। तो बिल्कुल आपने सही पढ़ा हुआ है। चलिए, डिस्टर्बेंस, वही डेफिनेशन लिखते हैं, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इज नोन एज वेव। और वेव काम क्या करती है? वेव ट्रांसफर करती है एनर्जी को, मोमेंटम को, इंफॉर्मेशन को। और किसको ट्रांसफर करती है? मैटर को ना, मैटर को नहीं ट्रांसफर। तो हम यहां लिखेंगे ये क्या काम करती है? वेव ट्रांसफर एनर्जी, मोमेंटम एंड इंफॉर्मेशन। और किसको ट्रांसफर करती है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है। क्या ये मैटर को ट्रांसफर करती है? नॉट मैटर, मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। मतलब अगर एक स्ट्रिंग में आप वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो जो स्ट्रिंग को जब आप वाइब्रेट करेंगे अप एंड डाउन, तो उसके जो सारे पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे तो मूव करेंगे, लेकिन यहां वाला जो पार्टिकल है वो आगे नहीं डिस्प्लेस होगा। मतलब मैटर ट्रांसफर नहीं होने वाला। मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा, यानी कि वो मेन पोजीशन के आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे, वो आगे डिस्प्लेस नहीं होंगे। तो मैटर ट्रांसफर नहीं होता वेव्स की वजह से। अच्छा, अब जल्दी से आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स पर। तो टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करते हैं। वेव्स की हमने 3 टाइप्स पढ़नी है यहां पर। कौन कौन सी? पहले मैं इनके नाम लिख देता हूं और फिर हम बारी बारी उनको डिस्कस करेंगे। पहली वेव जो हमने पढ़नी है यहां पर वो है मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स। और दूसरी जो हमने पढ़नी है वो कौन सी होगी? वो है नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नॉन मैकेनिकल भी बोल देते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। और तीसरी टाइप जो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैटर वेव्स। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कि हमारा पूरा चैप्टर मेजरली मैकेनिकल वेव पर कंसिस्ट करता है, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और इन दोनों के बारे में भी जानेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आएंगी हमारी दोनों मॉडर्न फिजिक्स में, इसको और ज्यादा डिटेल में वहां स्टडी किया जाएगा। तो अब हम सबसे पहले अगर बात करें टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, यानी कि मीडियम की बुनियाद पर इसकी कितनी टाइप्स है, तो वो 2 टाइप्स होंगी। एक मैकेनिकल वेव्स और दूसरी कौन सी? नॉन मैकेनिकल, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहां मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम की बुनियाद पर टाइप्स। तो मीडियम की बुनियाद पर जो टाइप्स हैं हमारे पास वो मैंने लिखी, ऊपर लिख दी है मैंने, मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल, और दूसरी कौन सी लिखी मैंने? नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब हम पहले बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स की। तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है? ये आपको पता है, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। सर प्रोपेगेशन क्या मतलब? भाई ट्रेवल करने के लिए इन्हें क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है। सर मीडियम क्या? भाई इन्हें सॉलिड की जरूरत होगी, लिक्विड की जरूरत हो सकती है, गैसेस की जरूरत हो सकती है, मतलब कोई मीडियम होना चाहिए, कोई पार्टिकल सोर्स होना चाहिए। चलिए ठीक, तो कौन सी होती है मैकेनिकल वेव्स? ऐसी वेव्स विच रिक्वायर मीडियम, किसके लिए?
फॉर प्रोपेगेशन। ऐसी वेव्स जिन्हें पास करने के लिए, गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। अच्छा अच्छा, और बातें करते हैं मैकेनिकल वेव्स के हवाले से। सर ये कौन सी होती है? तो भाई मैकेनिकल वेव्स जो है हमारे पास, इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स में हमारे पास बहुत सारी वेव्स हैं, जिनमें से चंद एक की बात कर लेते हैं। साउंड वेव्स है, ठीक है, साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स है, ये वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती, ठीक है। साउंड वेव्स के अलावा वेव्स ऑन स्ट्रिंग, या मैं इसको सिंपली कह देता हूं स्ट्रिंग वेव्स, ठीक है। वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, या मैं सिंपली कह देता हूं वाटर वेव्स, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी अभी हमने बहुत सारी एग्जांपल पढ़नी है। ये कौन सी एग्जांपल्स है? ये मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स है, ठीक है। अब दूसरी बात हम करते हैं किसकी? नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ जी, जल्दी से बता दें, शाबाश। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है? सर ये तो हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, द वेव्स which do not require medium, do not require medium for propagation, जिन्हें गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। मीडियम है नहीं है, इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कौन सी होती है? हीट वेव्स, ठीक है, एक्स रेज, या मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ये सारी वेव्स बता देता हूं। तो देखिए एक स्पेक्ट्रम है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो देखिएगा इसमें जो वेव्स है हमारे पास, अगर मैं तरतीब से लिखूं, सबसे पहले आ जाती है गैमा रेज, ठीक है, उसके बाद आ जाती है जनाबे वाली एक्स रेज, उसके बाद आ जाती है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद कौन सा आ जाता है? सर विजिबल रीजन आ जाता है, विजिबल रीजन। उसके बाद कौन आ जाती है? सर इसके बाद आ जाती है इंफ्रारेड, और इसके बाद भी बता देंगे सर, इसके बाद माइक्रोवेव। चलिए लास्ट में बता दें सर, एक ही रह गए ना, रेडियो वेव्स। तो ये रेडियो वेव्स, तो ये 7 तरह की ना असेंबली होती है। सॉरी भाई लाइट चली गई है, लेकिन आई होप कि आ जाएगी, मरल आपको नजर आ रहा है, गुजारा हो जाएगा। तो अब ये जो स्पेक्ट्रम है, इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो वेव्स की एनर्जी होती है ना, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। अब इसको मैंने तरतीब से लिखा है, अगर आप जाएंगे ना बॉटम से टॉप की तरफ, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि ऐसे आप तरतीब वाइज इसको पढ़ते जाएंगे, तो यहां पर एनर्जी, मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी ये सब क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। और जो वेवलेंथ है वो भी क्या करेगी? सर उसका इनवर्स रिलेशन है ना, वो डिक्रीज करेगी। क्या करेगी जी? डिक्रीज करेगी। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि जल्दी से बताएं भाई, गैमा रेज है, एक्स रेज है और यूवी और विजिबल, ये ऊपर वाले 4 है, इनमें से बताएं किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। और अगर मैं पूछूं कि भाई एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो गैमा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा है। सिमिलरली और बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसी तरह से अगर मैं इस विजिबल रीजन की बात करूं, तो विजिबल रीजन में भी 7 कलर होते हैं। मैं उनको यहां लिख देता हूं, अगर आप माइंड में करें, आप उसको जानते होते हैं विबगायर के नाम से, विबगायर। और विबगायर का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इसके साथ भी आपने यही सलूक करना है कि बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे ना, एनर्जी, मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी और वेवलेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। जैसे मैं इसमें से आपसे पूछूं कि जल्दी से बता दो भाई कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो जो सबसे नीचे होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, तो रेड की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट की। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? वायलेट की। तो आप बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और भी इसके हवाले से बातें पूछी जा सकती है। जैसे
आपसे वो पूछ सकता है कि भाई विच व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ एक्स रेज अल्ट्रावायलेट विजिबल, किसी की भी स्पीड पूछ ले तो वो आपको पता है c इज इक्वल टू क्या होता है 3 क्रॉस 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और इसको फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला है जो शायद पूछ ले आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। c इज इक्वल टू क्या होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आपको वैल्यू पता होगी 4 पाई क्रॉस 10⁻⁷ वेबर पर एम्पीयर पर मीटर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको आती होगी 8.85 क्रॉस 10⁻12 आई थिंक क्या था, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सी, अगर आप ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। अब हमने फर्दर बात करनी है जो तीसरी टाइप्स है वो कौन सी है, वो मैटर वेव्स है। मैटर वेव्स। अब मैटर वेव्स कौन सी है? मैटर वेव्स ऐसी वेव्स है जो कि एसोसिएटेड है विद हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे अगर कोई, इसको एक और नाम भी देते हैं अगर आपको याद हो, डी ब्रॉय वेव्स या डी ब्रॉगली भी समटाइम इसको लोग पढ़ते हैं, डी ब्रॉय वेव्स भी इनको बोलते हैं। अब इसको यूं क्यों बोलते हैं? क्योंकि डी ब्रॉय ने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये कौन सी वेव्स होती है? ऐसी वेव्स एसोसिएटेड विद हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल्स। यानी कि जब पार्टिकल मूव करता है ना, इट बिहेव एज वेव। क्या स्लो मूविंग पार्टिकल भी वेव के तौर पर बिहेव करते हैं? भाई वो भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, लेकिन उनकी वेवलेंथ जो है वो डिटेक्टेबल नहीं है, तो हम इसलिए उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। जैसे इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें, इसकी एग्जांपल है कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज। कैथोड रेज का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की बीम। ठीक है, तो अब इसकी आपने एक एप्लीकेशन भी पढ़ी थी कैथोड रेज की, जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये एज अ वेव बिहेव करते हैं, तो इससे फिर हमने एक डिवाइस बनाई दैट इज इलेक्ट्रॉन गन कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसके बारे में हमने देखा कि ये बहुत जबरदस्त इन्वेंशन थी। इस इन्वेंशन से ये हुआ कि जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी उसके मुकाबले में इसकी रिजॉल्विंग पावर और इसकी जनाब मैग्निफिकेशन 1000 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, मैटर वेव में अगर आपने इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो लैम्डा इक्वल टू h/p आपके पास फॉर्मूला था, p मोमेंटम और h प्लैंक्स कांस्टेंट। तो खैर ये मैटर वेव्स आ गई है, इनके हमने ज्यादा डिटेल में यहां नहीं पढ़ना, हम पढ़ेंगे इनको लेकिन दोनों मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। हमारा जो मेन कंसर्न है ना वो है मैकेनिकल वेव्स। तो हमने मैकेनिकल वेव्स को ही आगे डिटेल में डिस्कस करना है। तो मैकेनिकल वेव्स की कुछ और टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स को देखिएगा जरा, तो फर्दर टाइप्स पढ़ते हैं ऑफ मैकेनिकल वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की बुनियाद पर भी इसकी टाइप है। वो कौन सी है? जहन में आ गई ना? जी सर बिल्कुल आ गई। कौन सी थी? पहली अगर हम बात करें तो एक थी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरी कौन सी थी सर? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसवर्स वेव की। अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई है। तो ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती है? इसके बारे में आपने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है ना, ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं किसके? टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन, टू द
वेव प्रोपेगेशन। परपेंडिकुलर कह दे या अक्रॉस भी समटाइम यहां वर्ड यूज कर लिया जाता है। पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर या अक्रॉस द वेव प्रोपेगेशन। क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत आसान है। फर्ज करें ये जो डायरेक्शन है हमारे पास, ये वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वेव मोशन है, ठीक है, इधर जा रही है वेव। तो अब जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है ना, वो किधर वाइब्रेट करेंगे? परपेंडिकुलर। ये देखिए उनकी वाइब्रेशन अप डाउन है और वेव फॉरवर्ड ट्रांसफर हो रही है। एंगल कितना आ गया सर? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये किसकी मोशन की बात हो रही है? यहां पर पार्टिकल्स है, ठीक है, और वेव की प्रोपेगेशन इस तरफ है। तो अब ये हमारे पास होगी ट्रांसवर्स वेव, और इनको हम एक डायग्राम से फर्दर समझ लेते हैं। हम एक डायग्राम बनाते हैं और इस डायग्राम पर मैं एक वेव बनाने जा रहा हूं बेसिकली। तो इस वेव को अब हम डिस्कस करते हैं। इस वेव, ये जो वेव है ना, ये ट्रांसवर्स वेव है। कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। अब यहां से कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। ये जो अपर पोर्शन होता है ना वेव, इसको क्या बोलते हैं? इसको सर क्रस्ट बोलते हैं। और ये लोअर पोर्शन को क्या बोलते हैं? सर इसको ट्रफ बोलते हैं। चलिए शाबाश, थैंक यू। अच्छा जी, अब दूसरी बात, यहां पर अगर मैं बात करूं इस पार्टिकल की, ये ए है, इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो पोजीशन आपको नजर आ रही है ना, ये जो येलो ब्लू लाइन है, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन भी समटाइम बोलते हैं। मीन पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, ये की बात है। तो अब ये जो पार्टिकल ए है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और इस तरह से एक और भी यहां कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है। ये अगर क्रस्ट है तो ये भी क्रस्ट है, तो क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये लैम्डा है हमारे पास, एक वेव की लेंथ, यानी कि इससे टॉप से आप स्टार्ट करें और यहां आ जाते हैं वेव। या फिर अगर आप यूं करें कि आप यहां से स्टार्ट लें, यहां से वेव ऐसे फिर स्टार्ट हो रही है, तो यहां से यहां फिर स्टार्ट हो रही है, तो यहां तक ये एक वेव है, ये वेव है। इसकी जितनी लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं? मैं लिखूंगा नहीं, हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है इससे पहले चैप्टर में, ऑसिलेशन वाले टॉपिक में। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। या एक कंप्लीट क्रस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है, ये 1 वेवलेंथ के बराबर होता है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगर हाफ कर दे तो सर लैम्डा बाय 2 हो जाएगा ना, हाफ वेवलेंथ हो जाएगा। अच्छा, वो बातें सब आपको पता है। चलिए जी, अब यहां से इसका टाइम पीरियड अगर हम कहें तो टाइम टू कंप्लीट 1 वेव इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। तो यहां से यहां तक जितना भी टाइम लगेगा वो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी हो सकती है ट्रांसवर्स वेव्स की? तो एग्जांपल्स भी यहां पर लिख लेते हैं। एग्जांपल्स ट्रांसवर्स वेव्स की हो सकती है हमारे पास स्ट्रिंग वेव्स, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पर बनने वाली वेव्स। आप स्ट्रिंग को ऐसे अप डाउन मूव करते हैं किसी रिजिड स्पोर्ट के साथ बांधकर, तो उस पर जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वेव्स ऑन वाटर सरफेस, या फिर स्लंकी, यानी कि वो स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग वेव्स, ठीक है, स्लंकी पर भी आप वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एटसेट्रा। चलिए, अब ये हमारे पास हो गई ट्रांसवर्स वेव्स। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या कर रहे हैं? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की बुनियाद पर। तो आप ये जहन में रखिएगा। अब हम बात करने लगे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अभी बहुत सारी बातें हमने करनी है, डोंट वरी, स्टे विद मी। मैं ये रेज कर लेता हूं जल्दी से। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती है? सर ये उसके ऑपोजिट होगी ना। अभी जो हमने ट्रांसवर्स पढ़ी, तो क्या पढ़ी थी जल्दी से बता दो तुम। सर हमने पढ़ी थी कि पार्टिकल्स है ना वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन। अब इसमें क्या मूव करेंगे कैसे? सर अलोंग द प्रोपेगेशन, ठीक है। पार्टिकल्स
वाइब्रेट along the wave propagation। जिस तरफ वेव प्रोपेगेट कर रही होती है ना, उसके अलॉन्ग पार्टिकल्स मूव करते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत आसान है। अगर फर्ज करें वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ये वेव की मोशन ऑफ है, तो जो पार्टिकल्स है ना उनकी मोशन भी यही होगी। ये पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ आप कह सकते हैं। ये पार्टिकल्स है, तो आप देख सकते हैं दोनों की मोशन क्या है, अलॉन्ग है, एक दूसरे के साथ, पैरेलल भी हम बोल देते हैं। तो ये इस नेचर की होगी। तो अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है? जैसे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स में हमारे पास है क्या नाम है, साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव सबसे अच्छी एग्जांपल है इसकी। साउंड वेव के वाले से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो साउंड वेव्स जो है ये एग्जांपल है। जैसे हम बात करते हैं साउंड वेव के अंदर कंप्रेशन होती है और रेयरफेक्शन होती है। ज्यादा नहीं वक्त में लेते हैं इसको बनाने में। ये हमारे पास क्या हो गई, कंप्रेशन, और ये हमारे पास क्या हो गई, रेयरफेक्शन। कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, यहां से एक और बात बता दूं आपको, इसका एक और नाम भी है, इसको कंप्रेशनल वेव भी बोलते हैं। कंप्रेशनल वेव्स, या फिर इनको प्रेशर वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर वेव्स, दोनों नाम इसका, प्रेशर वेव्स, कंप्रेशनल वेव्स या प्रेशर वेव, दोनों नाम चल जाते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। तो इसके हवाले से दो बातें याद रखिएगा। यहां जो डेंसिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम, और यहां पर जो प्रेशर है वो भी क्या होता है, मैक्सिमम। कहां पर, कंप्रेशन वाली जगह पर। और रेयरफेक्शन पे फिर क्या होगा, इसके ऑपोजिट, डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम, और प्रेशर क्या होगा, मिनिमम। आगे आपको पता है, हम लेप्लास करेक्शन और न्यूटन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड जब पढ़ते हैं तो उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की हम बात करते हैं कि कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है और वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ρ इक्वल टू m ओवर v, वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी क्या कर गई, बढ़ गई। सिमिलरली इसके ऑपोजिट यहां हो जाएगा। चलिए, बात बहुत आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहां पर अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो वो हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, √e ओवर ρ। ये हमने स्पीड ऑफ साउंड का जनरल फॉर्मूला हमें पता है। E यहां पर है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ρ क्या है, डेंसिटी है। और अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो यहां दो फॉर्मूलाज आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं, बस जस्ट उसका इंट्रोडक्शन कर देते हैं। E ओवर ρ भी एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका जी, सर ये तो न्यूटन का फॉर्मूला ना, न्यूटन्स अजम्पशन, न्यूटन ने जो अज्यूम किया था। और दूसरा जो फॉर्मूला है जो बाद में सही वैलिड प्रूव हुआ, वो कौन सा था सर, वो गैमा p ओवर ρ था। यहां पर ये किसने किया सर, ये लेप्लास ने किया था। तो लेप्लास करेक्शन इसको बोलते हैं, लेप्लास करेक्शन। ठीक है, ये लेप्लास फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं। ठीक, अब याद रखिए जब हम बात कर रहे हैं ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यहां से एक और बात मुझे जहन में आ गई, बड़ी मजे की बात है। और याद रहे कि जब हम बात करते हैं ना किसी मीडियम के अंदर वेव्स की, तो मीडियम में वेव्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती जब तक उसमें दो प्रॉपर्टीज ना हो। दो प्रॉपर्टीज कौन सी होती है मीडियम की? जब बात करते हैं ना तो मीडियम में कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, यानी कि इलास्टिसिटी होनी चाहिए मीडियम में। ठीक है, और दूसरी बात जो है मीडियम में इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया क्या मतलब हुआ सर, कुछ हजम नहीं हो रही बात। भाई इलास्टिसिटी क्या होता है, टू रिटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप। अगर पार्टिकल जो है डिस्प्लेस हुआ है ड्यू टू डिस्टर्बेंस, तो वो वापस आने की एबिलिटी रखता हो, और वापस तो आ गया, लेकिन वापस जब यहां से डिस्प्लेस हुआ और जब वो वापस आएगा तो यहां रुके ना बल्कि आगे चला जाए, यानी कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाए ड्यू टू इनर्शिया। तो अगर इनर्शिया नहीं होगा तो पार्टिकल यहां से आगे और रुक जाएगा, तो वाइब्रेट भी नहीं करेगा। फिर इसका मतलब हुआ कि ये दो कंडीशन जरूरी है। अच्छा, साउंड वेव्स की एग्जांपल होगी, तो साउंड वेव्स में एक और भी बात याद रख लीजिएगा। अभी हम एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की।
साउंड के हवाले से एक और बात भी पूछी जाती है, साउंड वेव्स 3 तरह की डिस्कस होती है। कौन कौन सी? सर एक होती है अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड्स, अल्ट्रासोनिक। दूसरी होती है ऑडिबल, ऑडिबल साउंड। और तीसरी कौन सी होती है सर? इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। अब अल्ट्रासोनिक कौन सी है, ऑडिबल कौन सी? जब हम बात करते हैं ऑडिबल की, तो ऑडिबल का मतलब है कि ह्यूमंस कैन हियर इट, ह्यूमन रेंज। अब जब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक की या इंफ्रासोनिक की, तो ये ह्यूमन रेंज से बाहर निकल जाती है। अब ह्यूमन रेंज क्या है? ह्यूमन रेंज है सर 20 हर्ट्ज से कहां तक? 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक। और अल्ट्रासोनिक की क्या रेंज है? अल्ट्रासोनिक सर होता है अगर फ्रीक्वेंसी हो ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड होती है। फिर ये क्या होगा सर? अगर इससे नीचे चले जाए, अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हो, ये कौन सी हो जाएगी? ये सर हो जाएगी इंफ्रासोनिक। अब आपने ना एक काम कर लेना है, इसकी ना ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है ना, ये तो सबको पता होती है, वेवलेंथ की रेंज पूछ लेता है सामने, तो आपने वेवलेंथ की रेंज निकालनी। अब ये आपका काम है, यहां पर वेवलेंथ कितनी आएगी और 20,000 किलो हर्ट्ज पर वेवलेंथ कितनी आएगी, ये आपने बताना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है ना, तो लैम्डा आपने निकालना है v ओवर एफ। v स्पीड ऑफ साउंड आप कंसीडर करना है 332 ओवर एफ, 20 पुट कर रहे 332 ओवर 20, ऑलमोस्ट 17 के राउंड अबाउट आंसर आ जाएगा। और जब आप ये वाला वैल्यू यूज करेंगे तो 332 ओवर 20,000, तो वो 0.17 या इस तरह से करके कुछ आ जाएगा, वो आपने निकाल के ये रेंज अपने नोट्स का हिस्सा बना लेना। चलिए, अब इसके बाद हम चूंकि एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो और कौन सी एग्जांपल हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की? सर और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे हम बात करते हैं सिस्मिक वेव्स, ठीक है, कौन सी? सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स। चलो जी, स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं। सिस्मिक वेव्स कौन सी होती है? अर्थक्वेक से जो प्रोड्यूस होती है। कहां से प्रोड्यूस होती है? अर्थक्वेक से, अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक से एक और बात है, मैं आगे वो भी बताता चलूं आपको। एक वेव होती है शॉक वेव्स। कौन सी होती है? शॉक वेव्स। शॉक वेव्स कौन सी होती है? शॉक वेव्स स्टूडेंट्स तब प्रोड्यूस होती है कि जब एक सडन डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, एक एक्सप्लोजन हो जाए जैसे, या जो सोनिक बूम में आप इसको पढ़ते हैं कि अगर सोर्स की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाए, फिर उस वक्त सोनिक बूम प्रोड्यूस होता है। जैसे फाइटर जेट होते हैं, उनकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा होती है, तो फिर एक कोन शेप उसकी वेव्स बनाते हैं, उसको सोनिक बूम बोलते हैं। तो वो जो वेव्स होती है वो कौन सी होती है? शॉक वेव्स होती है। याद रख लीजिएगा, ये एमसीक्यू आ सकता है। शॉक वेव्स कौन सी हो सकती है? सडन इंक्रीज इन प्रेशर, सडन चेंज इन प्रेशर, सडन वेरिएशन इन प्रेशर, वो किस वजह से आती है? वो शॉक वेव्स की वजह से आती है। जैसे हमने बात की सिस्मिक वेव्स की, जो कि किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से। और कौन सी वेव्स हो सकती है? वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन से जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, जैसे आतिशफशां फटता है ना, तो उससे वेव प्रोड्यूस होती है। जैसे एक्सप्लोजन, धमाका होता है भी एक्सप्लोजन, तो उससे भी जो वेव्स प्रोड्यूस होती है वो कौन सी हो सकती है? शॉक वेव्स हो सकती है। वो आप देख लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल्स हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के हवाले से पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप जल्दी से जवाब दे दें। which phenomena डिफरेंशिएट, कौन सा फिनोमिना डिफरेंशिएट करता है किसके बिटवीन? डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हाँ जी, आंसर बता दें इसका,
कौन सा फिनोमेना? शाबाश, वेल डन बच्चे, वेल डन सर। पोलराइजेशन, तो इसका आंसर क्या हो गया? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो बताता है कि जो वेव है ये ट्रांसवर्स है या इलेक्ट्रो लॉन्गिट्यूडनल है नेचर में। अब यहां से ना एक और बड़ी मजे की बात हमें सीखने को मिलती है, और वो बात क्या है? वो बात है ये, क्वेश्चन आ जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनकी नेचर क्या है? क्या इनकी नेचर मैकेनिकल है? क्या इनकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल है? क्या इनकी नेचर ट्रांसवर्स है? या इनकी नेचर कुछ और है? वो अला बला आपको दे देता है। तो अब आपको याद रखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, आर ट्रांसवर्स इन नेचर। अब नेचर में ये ट्रांसवर्स क्यों है? क्योंकि ये क्या करती है? ये पोलराइज हो जाती है। पोलराइजेशन का प्रोसेस इनमें यानी कि पोलराइज हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स ये पोलराइज हो जाती है, और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो पोलराइज नहीं होती। ये पोलराइज नहीं होती। तो ट्रांसवर्स पोलराइज हो गई, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल पोलराइज नहीं होती। साउंड पोलराइज नहीं होती। तो ट्रांसवर्स जिसकी भी नेचर होगी वो पोलराइज हो जाएगी, और जिसकी लॉन्गिट्यूडनल नेचर होगी वो पोलराइज नहीं होगी। तो ये बड़ा मजे का क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन जो बड़ा मजे का पूछा जा सकता है वो क्या है? वो ये है कि जल्दी से बताएं भाई, जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स ये किस मीडियम में से पास कर सकती हैं? ये किस मीडियम में से पास कर सकती हैं? तो मीडियम कौन सा हो सकता है? मीडियम तीन है हमारे पास। एक है हमारे पास सॉलिड, और एक है हमारे पास लिक्विड, और एक है हमारे पास गैसेस। किस में से पास कर सकती है? यानी कि ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में से पास कर सकती है, लिक्विड में से या गैसेस? जल्दी से बता दो। हाँ जी शाबाश, सॉलिड में से पास कर सकती है, लिक्विड में से नहीं, और गैसेस में से नहीं। अब इसकी क्या वजह है? वजह मैंने आपको बताई थी कि जो मैकेनिकल वेव्स होती है ना उनमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए और इनर्शिया। तो यहां इनकी ना इन दोनों की लेस इलास्टिसिटी होती है, लेस इलास्टिसिटी। अब लेस इलास्टिसिटी की वजह से जब ट्रांसवर्स वेव इनमें बनती है तो वो फौरन खत्म हो जाती है, डाई आउट वेरी क्विकली। तो फिर हम बोलते हैं कि इन दोनों में ट्रांसवर्स वेव्स नहीं होती। तो ट्रांसवर्स वेव्स किस मीडियम में होती है? सिर्फ सॉलिड में। एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका? बिल्कुल ऑपोजिट, कि बताएं भाई अगर ट्रांसवर्स नहीं है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये किस मीडियम में से पास कर सकती हैं? हाँ जी जल्दी से बता दें। शाबाश मेरे बच्चे, जियो हजारों साल। तो सर सॉलिड में से, लिक्विड में से, या गैसेस में से, या तमाम में से? हाँ जी शाबाश। तो ये तमाम में से पास कर देते। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी साउंड एयर में से भी पास कर रही है। अगर मैं ऐसे एक पाँव मारूं जमीन पर जोर से, तो आप समझेंगे कि जो जमीन है सॉलिड है ना, तो उसमें से भी साउंड ट्रेमर पास करेगा। जैसे मैं ये कहूं कि अगर कहीं एक्सप्लोजन होता है, आपकी वो बुक में भी क्वेश्चन था, तो जो ऑब्जर्वर है वो ट्रेमर पहले सुनता है और जो साउंड है वो बाद में सुनाई देती है उसको। तो उसकी जो वजह है वो स्पीड ऑफ साउंड है, जिसको हम आगे जाके स्पीड ऑफ साउंड में डिस्कस करेंगे। तो जो साउंड है वो सॉलिड में भी मूव कर रही है, और एट द सेम टाइम किसमें मूव कर रही है? एयर में भी मूव कर रही है। तो क्योंकि स्पीड सॉलिड में उसकी ज्यादा है गैसेस की निस्बत, तो अब वो जल्दी ट्रेमर आपको पहले सुनाई दिया और साउंड बाद में सुनाई दिया। ठीक है, तो जैसे अच्छा, तो ये हो गया यार। क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ दिस, सब में से पास करते हैं। अब हम बात करते हैं और टाइप्स की वेव्स की, तो उनको जल्दी से देखते हैं। उसके लिए मुझे इसको एक दफा रेज कर लेने दें।
हेलो बच्चे जो मुझे साउंड आ रही है? नहीं जी, दो टाइप्स मैंने आपके सामने और लिख दी है। एक है प्रोग्रेसिव वेव्स और दूसरी कौन सी है? पीरियोडिक वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी होती है? सर प्रोग्रेसिव वेव ऐसी जो प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है। कहां से आगे बढ़ती है? फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो आगे बढ़ के वो क्या कर रही होती है? सर वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है। इसका मतलब हो गया कि ऐसी वेव है जो क्या काम करती है? ये ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर एनर्जी का कैसे करती है? एनर्जी ट्रांसफर बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ट्रांसफर एनर्जी बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से अवे मूव करके ये, जैसे मोस्ट ऑफ दी वेव्स जो वो प्रोग्रेसिव होती है। आपने एक पॉन्ड में एक पत्थर को फेंका तो वाटर की सरफेस पर वेव्स प्रोड्यूस होगी और वो उससे अवे मूव करेंगी। आपने स्ट्रिंग को पकड़ा और उसको ऐसे मूव करे, उससे वेव्स अवे जा रही हैं आपसे। आप बोल रहे हैं तो आप सोर्स ऑफ साउंड है तो आपसे वेव अवे जा रही है। मोस्ट ऑफ दी जो वेव्स है वो क्या होती है? प्रोग्रेसिव। मैं एग्जांपल लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। साउंड वेव्स हो गई, ठीक है, वाटर वेव्स हो गई, वाटर वेव्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, वगैरह वगैरह, ठीक है। पीरियोडिक वेव्स कौन सी थी? सर पीरियोडिक, इसका नाम ही बता रहा है पीरियड से, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो ऐसी वेव्स जिनमें डिस्टर्बेंसेस रिपीट होती है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उन्हें क्या बोलते हैं? सर पीरियोडिक वेव्स। चलिए शाबाश, लिख दे फिर इसको। ऐसी वेव्स जिनमें डिस्टर्बेंसेस क्या करते हैं? डिस्टर्बेंसेस repeats after equal interval of time। शाबाश। तो तकरीबन अगर आप यूनिफॉर्म, अगर सोर्स जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो उससे जो वेव प्रोड्यूस होगी वो पीरियोडिक वेव्स है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी वेव्स बताएं, ऐसी वेव्स बताएं, वेव्स विच आर पीरियोडिक, जो है तो पीरियोडिक बट नॉट प्रोग्रेसिव, लेकिन वो प्रोग्रेसिव नहीं है। चले शाबाश, कमेंट में बता दें मेरे बच्चे, बट नॉट प्रोग्रेसिव कौन सी? गुड हो गया जनाब। सर स्टेशनरी वेव्स है। चलिए स्टेशनरी वेव्स को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कि जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग, स्ट्रेस स्ट्रिंग, और स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है। जैसे हम पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग के केस में ये ट्रांसवर्स होती हैं और एयर कॉलम में ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं। तो स्टेशनरी वेव्स जो है ये क्या है? ये है तो पीरियोडिक, लेकिन क्या है? प्रोग्रेसिव नहीं है। चलिए अब और बातें करते हैं। हमारा जो वेव्स की टाइप्स ऑलमोस्ट हमने काफी कर ली है, तो एक आखिरी बात करते हैं वेव स्पीड के हवाले से। तो वेव स्पीड में यहां लिख देता हूं। वेव स्पीड, वेव इक्वेशन भी समटाइम्स इसको बोलते हैं, वेव स्पीड। तो वेव स्पीड का क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जी? सर हमने तो पढ़ा है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। शाबाश, तो यही है भाई, ये जनरल फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। या इसको आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एफ की जगह 1 ओवर टी लैम्डा ओवर टी, या v इज इक्वल टू n ओवर टी, f इक्वल टू n ओवर टी, n ओवर टी इंटू लैम्डा, ठीक है, वगैरह वगैरह। अच्छा अब हम यहां से दो बातें करेंगे। एक हम बात करेंगे डिफरेंट मीडिया की। डिफरेंट मीडिया का क्या मतलब हुआ? कि एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है।
जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो अब उसमें क्या चेंजिंग आएगी, क्या क्या उसकी चीज चेंज हो सकती है। तो जब डिफरेंट मीडिया की बात होगी ना तो याद रहे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी जो है ये सोर्स डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड करती है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर। मतलब वाइब्रेटर की कितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी होगी, वो जो भी वेव आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर इस फॉर्मूला में एफ कांस्टेंट हो तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा सर, लैम्डा के। तो जब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लैम्डा हो जाएगा, क्या वी और लैम्डा पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, ना जी ना, इस पर डिपेंड नहीं करती। लैम्डा बढ़ा मतलब स्पीड भी बढ़ गई एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है। और दूसरी बात, अगर सेम मीडिया हो तो उसमें क्या होता है, जब मीडियम सेम होगा ना तो उसमें याद रहे स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होती। तो स्पीड चेंज नहीं होती तो फिर ये डिपेंड किस पर करती है, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। ये किस मीडियम में मूव कर रही है वेव, ये उसके नेचर पर डिपेंड करती है। हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले में मूव कर रही है, लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले में मूव कर रही है, किधर मूव कर रही है डिपेंड करता है, डेंसर है कि रेयर है वगैरह वगैरह। ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट किस पर, ये फ्रीक्वेंसी पर, वेवलेंथ पर या इंटेंसिटी आप कह रहे हैं, तो ये इन पर डिपेंड नहीं करता। जब हमारे पास v कांस्टेंट आ जाएगा तो f और लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है उनमें इनवर्स रिलेशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ आप कह लें, इनमें क्या आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी एक मीडियम की किसी वेव की तो उसकी वेवलेंथ क्या हो रही होगी, उसी हिसाब से कम हो रही होगी एंड वाइस वर्सा। अब यहां से हम बात करते हैं, एक डीप वाटर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और दूसरा शैलो वाटर का क्वेश्चन आ जाता है। शैलो वाटर मतलब ये आपने मैट्रिक में रिपल टैंक को पढ़ा हुआ, उसमें ये बात डिस्कस की गई है, तो ये यहां आ सकती है। जब डीप वाटर में वेव एंटर होगी फ्रॉम शैलो वाटर तो उसकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज कर देगी और उसकी वेवलेंथ भी क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। और शैलो वाटर में क्या होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट, स्पीड भी डिक्रीज कर दी और वेवलेंथ भी डिक्रीज कर दी। अब देखिए मीडियम चेंज हो रहा है, एक डीप है और एक शैलो है। जब मीडियम चेंज हो रहा है तो डिफरेंट मीडिया में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, याद रहे। तो जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा और ये आ जाएगा। अब इसके बाद एक आखिरी बात जो हमने डिस्कस करनी है वो है हमारे पास जब साउंड जो है वो डेंसर से रेयर में जाए या लाइट जब डेंसर से रेयर में जाए तो फिर क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं लाइट की। ठीक है, लाइट जब मूव करती है डेंसर से किधर, रेयर मीडियम में, फिर क्या होता है, फिर उसकी जो स्पीड है वो क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी और उसकी वेवलेंथ भी क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। यहां याद रहे फ्रीक्वेंसी में क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। ठीक है, मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो रेयर मीडियम में जाकर उसकी स्पीड बढ़ गई। दूसरी बात, अगर वो ऑपोजिट बिहेवियर है, रेयर से किधर जा रही है सर, डेंसर में, अच्छा अब क्या होगा सर, इसकी ऑपोजिट, स्पीड कम हो जाएगी और वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसकी वजह है, आप आसान बात यूं समझ सकते हैं, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू c ओवर v। c आपको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो n और v में क्या आ गया, इनवर्स रिलेशन। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो स्पीड उसमें कम होता है, रेयर में आगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो स्पीड बढ़ गई। सिमिलरली ये। अब हम बात कर लेते हैं साउंड की। ठीक है, साउंड की बात कर लेते हैं। तो साउंड में बताएं, जब डेंसर से साउंड जो है वो रेयर में एंटर होगा फिर क्या होगा, और जब रेयर से डेंसर में एंटर होगा साउंड फिर क्या होगा। तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है।
ये डेंसर रेयर में बढ़ रही थी, तो अब ये डेंसर रेयर में क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी और वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, और इसमें स्पीड क्या कर देगी, बढ़ जाएगी, और वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। ये इसकी क्या वजह है, आपको पता है कि हमें एक तो ऐसे ही जनरली पता है कि सॉलिड में स्पीड जो है वो ज्यादा होती है और लिक्विड और गैसेस में कम होती है, क्योंकि उनके पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा, तो पार्टिकल ज्यादा करीब होते हैं। तो इसकी वजह ये आप समझ सकते हैं कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं ना, तो फौरन रिस्पॉन्स देते हैं डिस्टर्बेंस, और जब पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो उनका रिस्पॉन्स क्विक नहीं होता, जिसकी वजह से स्पीड डिक्रीज कर देता है। तो ये मेरे बच्चों ये आज का लेक्चर था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो भाई माफ कर दें, मैं इंसान हूँ, कोशिश अपनी तरफ से पूरी की है आपको बात समझ आ सके। अच्छा, अब इसकी बड़ी प्रैक्टिस करें, बहुत सारे क्वेश्चंस करें, वेव से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें और छा जाए। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना भूलना है, चलो भूल जाओ, अल्लाह हाफिज। हेलो।